हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी पावर सेंटर में। तो दोस्तों, इसके पहले हालांकि मैं वीडियो जो है राष्ट्रपति के ऊपर बना चुका हूं, 2 वीडियोस हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली जो है राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है ना, जो इम्पीचमेंट लगता है राष्ट्रपति के ऊपर, वो जो है उसकी क्या प्रक्रिया है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, मतलब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आशा करता हूं कि वीडियो जो है, इस वीडियो के बाद राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चंस नहीं बचेंगे। और ये इसलिए जरूरी है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पे जो है, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और 5 साल में एक बार चुनाव होता है, ये आपको पता है राष्ट्रपति का। तो हाल ही में चुनाव हुआ है और जो है नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू जी जो है पहली आदिवासी महिला, और मतलब पहली ऐसी हैं जो आदिवासी महिला हैं, वो जो है राष्ट्रपति बनी। और इसके साथ अगर महिलाओं की बात करें तो वो दूसरी महिला हैं, क्योंकि पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो है बनी थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो महिलाओं की श्रेणी में देखें तो दूसरे नंबर की हैं, लेकिन अगर आदिवासी की बात करें तो वो पहली महिला है ना। और इसके साथ साथ अगर बात करें कि जो है मतलब आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ है, तो ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म जो है आज़ादी के बाद हुआ था, है ना। तो ये बातें हो गई राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं महाभियोग के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जो है ये जानकारी है महाभियोग कि कैसे जो है, मान लीजिए जो राष्ट्रपति है वो संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं उसके पद से। क्योंकि कोई भी पद हो, अगर जो है उस पर जो पदाधिकारी है, जो भी उस पर आसीन है, वो अगर कोई ऐसा कृत्य करता है या फिर जो है संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, ये सब जो है ये इसकी जो प्रक्रिया होती है, इसी को महाभियोग कहते हैं। मतलब महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को जो है संविधान के अतिक्रमण के कारण उसके पद से हटाया जाता है, और ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 61 में है। इसके बाद ये जो है संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी संसद के द्वारा जो है ये चलाई जाती है। और इसके साथ साथ ये जो है लिया कहाँ से गया था, मतलब किस के संविधान से जो है इसको लिया गया था, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये थी महत्वपूर्ण बातें। तो अब बात करेंगे जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, इसकी प्रक्रिया के चरण, है ना, कौन कौन से चरण है। तो सबसे पहला बात करें कि प्रारंभ, है ना, प्रक्रिया का प्रारंभ कैसे होता है। तो प्रक्रिया के प्रारंभ होने के लिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी सदन में जो है यह पेश किया जाएगा महाभियोग जो है, इसका जो है मतलब जो पेश किया जाएगा, उसमें मिनिमम 25% हस्ताक्षर सहित जो है समर्थन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समर्थन वाले ही हों, उनका जो है बाकायदा हस्ताक्षर सहित जो है समर्थन होना चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए, तभी जो है यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद जो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो है सूचना, यानी सूचना अथवा नोटिस, यानी जो भी राष्ट्रपति है अगर उस पर महाभियोग लगता है तो उसको 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी अनिवार्य है। यानी उसको जो है 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी चाहिए, देनी जो है अनिवार्य है कि आप पर जो है महाभियोग लगेगा। और दोस्तों हाल ही में जो है अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प थे राष्ट्रपति, पता होगा आपको, उन पर जो है महाभियोग लगा था। हालांकि जो है वो पास नहीं हुआ था, पारित नहीं हुआ था, लेकिन 2 बार उन पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है उन पर हुई, मतलब है ना, पारित नहीं हुआ था बहुमत से, इस वजह से जो है उनको पद नहीं छोड़ना पड़ा था। और हाल ही में चुनाव के बाद तो जो बाइडेन बन गए हैं। तो इस पर बात करते हैं सूचना अथवा नोटिस। इसके बाद बात करते हैं पारित होने के लिए बहुमत। पारित होने के लिए बहुमत का मतलब यह है कि जिस भी सदन में इसको पेश किया जाएगा, तो प्रक्रिया के लिए 25% लोग हैं समर्थित, लेकिन उसमें जो है 2/3 बहुमत के साथ उसको पास किया जाएगा उस जो है सदन में। उसके बाद दूसरे सदन में उसको भेज दिया जाएगा, और दूसरे सदन में भेजने के बाद वहाँ पे उसकी पूरी जांच होगी, मतलब कि क्या ये ऐसा मतलब है, सही है, राष्ट्रपति जो भी आरोप लगाया जा रहा है प्रेसिडेंट पे, क्या वह सही है। और उसके बाद वहाँ भी 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए, तब जाके वो जो है बिल पास होगा। और पास होने के जो है जिस दिन ये बिल पारित हो जाएगा उसी दिन राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा। अब बात करते हैं क्या राष्ट्रपति जो है इसमें उपस्थित रह सकता है इन सब प्रक्रिया में। तो जी हाँ, राष्ट्रपति भी जो है उपस्थित रह सकता है, और उपस्थित रहने के साथ साथ वह अपना प्रतिनिधित्व भी कराने का अधिकार रखता है। यानी वह उपस्थित भी रह सकता है और अपना प्रतिनिधित्व भी करवा सकता है या कर सकता है। तो इसके बाद ये हो गई बातें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के जो चरण थे, है ना। एक बात इसमें याद रखने वाली ये है कि 2 सदनों में, यानी दोनों सदन जहाँ जहाँ पेश होगा, ये 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों सदन हैं वहाँ ये पेश होगा, और पेश होने के साथ साथ 2/3 बहुमत से ही पारित होने के बाद जो है यह विधेयक पारित होगा। और जिस दिन ये पारित होगा उसी तिथि को राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा। हालांकि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है ना। तो ये थी बातें महाभियोग पर। अब दोस्तों मैं लिख करके इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि बस बेसिक चीजें जो मेन टॉपिक है उसको लिख के मैं ला रहा हूँ।
अगर मान लीजिए आपको नोट करना है तो आप साथ में जो है वीडियो को पुश करके नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, मैं भी 2-3-4 वीडियोस देख के या फिर 2-3 बुक्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, उसमें से जो है बाकायदा इसमें जो है गहन अध्ययन करने के बाद में ही जो है वीडियो पर काम करता हूँ। तो इस वजह से जो जितनी भी जानकारियां होती हैं, जो भी जो है राष्ट्रपति से मतलब संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं, वो सारी वीडियो मतलब मैं एक ही वीडियो में कवर करता हूं, है ना। और उसके लिए मैं जो सोर्सेज हैं, कई सारे सोर्सेज को जो है बाकायदा स्टडी करता हूं, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं, अभी हो गया महाभियोग की प्रक्रिया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो भारत के राष्ट्रपति में की दो सामान्य प्रकार से 2 शक्तियाँ होती है, एक तो होती सामान्य और दूसरी आपातकालीन। तो एक हो गई सामान्य शक्तियाँ और दूसरी हो गई आपातकालीन शक्तियाँ, है ना। तो सामान्य शक्तियों की श्रेणी में कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं, इनके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला है सामान्य शक्तियाँ। तो सामान्य शक्तियों में सबसे पहली तो है कार्यपालिका शक्ति जो है, इसका जो है उल्लेख आर्टिकल 74 में दिया गया है राष्ट्रपति को, यानी संविधान के आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को यह जो है शक्ति दी गई है कि उसकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का जो है गठन होगा, और जिसका प्रमुख कौन होगा, जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। यानी कि जो है राष्ट्रपति होगा, उसको जो है सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना। और जिस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये हो गई कार्यपालिका के बारे में जानकारी। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, ये चीज आप नोट कर लेंगे। इसका जो है उल्लेख आर्टिकल 74 में है कार्यपालिका शक्ति का। तो आर्टिकल 74 के बारे में भी अब बात कर लें अगर, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान या प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसके साथ साथ जो दूसरे पॉइंट में कहा गया, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कह देगा, लेकिन दोबारा जो है सलाह देगी जो मंत्रिपरिषद, वह कार्य राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। उसके बाद इस प्रश्न की किसी जो है न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा मैटर होता है तो न्यायालय में ऐसा कहा गया कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी थी मंत्रिपरिषद ने, तो ऐसा जो है न्यायालय में कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि मंत्री जी ने यानी मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह राष्ट्रपति को दी थी। तो ये हो गई बात जो है कार्यपालिका शक्ति की। अब बात करेंगे विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ जो है, विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति होती है वो संसद सत्र, पहली चीज तो विधायी शक्तियों में संसद सत्र बुला सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है संसद सत्र बुला सकता है। उसके साथ साथ उसको जो है विसर्जित यानी कि उसको कहते हैं सत्रावसान, यानी उसको जो है भंग भी कर सकता है, एक तरह से लोकसभा को भी भंग कर सकता है ना। संसद सत्र भी बुला सकता है और उसको जो है क्या करते हैं उसको सत्रावसान, यानी उसको विसर्जन, सत्रावसान को हम सामान्य भाषा में समझे तो विसर्जन, तो सत्रावसान भी कर सकता है। और उस लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसके साथ साथ संसद द्वारा जो भी विधेयक पारित होगा वो राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद में ही कानून बनेगा। तो जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि जो है कोई भी बिल अगर पेश होता है, कोई भी बिल अगर संसद जो है पारित होता है संसद में, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है अप्रूवल के लिए। जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है, उसको अप्रूव करता है, तभी वह जो है कानून बनता है। तो ये शक्तियाँ थी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगली जो है बात करें वो वित्तीय शक्तियाँ, मतलब राष्ट्रपति में कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ निहित होती हैं। तो इसका जो है उल्लेख आर्टिकल 112 में है ना। वित्त मंत्री प्रत्येक वर्ष, आर्टिकल 112 में साफ साफ बताया गया किसके बारे में, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। अब जिसको आप बजट बोलते हैं, बजट देखिए, बजट तो सामान्य भाषा में बोला जाता है, लेकिन संविधान में जो है बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। तो ये दोनों सदनों के सम्मुख पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा प्रत्येक वर्ष। और इसके साथ साथ इसमें ये बताया गया राष्ट्रपति का क्या महत्व है। तो इसमें जो दोनों सदनों के सम्मुख ये पेश किया जाएगा, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत कौन करेगा, वित्त मंत्री। और ये कब करेगा, प्रत्येक वर्ष करेगा, है ना। इतनी बातें हो गई वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत। तो ये किस आर्टिकल में है, ये 112 में है ना। और 112 में क्या कहा गया है इसके बारे में बात कर लें। तो ये पहली चीज तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है के बारे में बताया गया 112 में, है ना। ये हो गई वित्तीय शक्तियाँ। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला है न्यायिक शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। तो न्यायिक शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है एक तरह से अगर हम कहें तो, क्योंकि आर्टिकल 72 में इसका जो है वर्णन है न्यायिक शक्तियों का। और इसके जो है अनुसार, यानी इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान करने का, किसी भी सजा को विराम, है ना, या फिर परिहार करने का, परिहार मतलब बचाव करने का, और इसके साथ साथ किसी भी सजा को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और ये कहाँ पर होता है, उन सभी मामलों में जिसमें दंड जो है दिया गया हो। किसमें, सेना न्यायालय में भी अगर कोई दंड दिया गया उसको भी माना जाएगा।
और विधि के विरुद्ध अगर कोई अपराध है उसमें अगर सजा दी गई तब भी दिया जाएगा, और इसके साथ साथ उन सब में दिया जाएगा जिसमें मृत्युदंड जो है उसका आदेश है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो सेना के द्वारा कोर्ट मार्शल होता है ना सैनिकों का, उसमें ये लागू नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है। यानी कि किसी भी जो है सजा को कम करने का तो अधिकार होगा, क्षमादान करने का अधिकार होगा, विराम यानी कि उसको रोकने का अधिकार होगा, उससे बचाने का अधिकार होगा, उसको कम करने का भी अधिकार होगा। यानी फांसी की सजा है तो उसको उम्र कैद में भी कन्वर्ट कर सकता है राष्ट्रपति, है ना। लेकिन जो है जो सेना का द्वारा कोर्ट मार्शल किया जाता है तो उसमें जो है ये जो है आर्टिकल काम नहीं करेगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72, है ना। ये बातें हो गई न्यायिक शक्तियों के बारे में। इसके बाद बात करें तो अगला है सैन्य शक्तियाँ। तो जैसा कि सैन्य शक्तियों में आप जानते हैं राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये कहा गया है ना। और राष्ट्रपति जो है इसका प्रयोग, जो राष्ट्रपति जी होंगे वो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? विधि द्वारा करेंगे, जैसा कि विधि में बताया गया होगा उस प्रकार से सेना का जो है उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसके बाद अगला जो है बात करेंगे वीटो पावर। ये जो है मतलब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीटो शक्तियाँ जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। अब इनके बारे में बात कर लेंगे कि ये क्या है। तो पहली चीज़ तो यानी वीटो शक्तियाँ जो होती हैं 3 तरह की होती हैं। एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट में क्या है? एब्सोल्यूट में जो है गैर सरकारी सदस्यों द्वारा कोई बिल अगर लाया गया है तो उसको जो है राष्ट्रपति टाल मटोल कर सकता है, उसको जो है टाल सकता है ना। एक हो गया ये एब्सोल्यूट। दूसरा जो है सस्पेंसिव। अब ये जो सस्पेंसिव वीटो है इसके अनुसार निलंबन, इसको हिंदी में बोलते हैं निलंबनकारी, यानी संविधान संशोधन और धन विधेयक, इन दोनों को छोड़ करके अगर कोई और बिल है संसद द्वारा जो है भेजा गया राष्ट्रपति के पास, तो ये जो राष्ट्रपति जी हैं वो उसको पुनर्विचार हेतु दोबारा से भेज सकते हैं वापस संसद में, है ना, कि दोबारा से आप इस पर विचार कर लीजिए। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि संविधान संशोधन और धन विधेयक इन दोनों को छोड़ करके, है ना, इन दोनों को जो है दोबारा से पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। बाकी कोई भी जो बिल होगा उसको जो है संसद को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। वो किसके तहत? सस्पेंसिव वीटो पावर जो होती है उसके पास, उसके तहत इसको भेज सकता है। अगला है पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो मतलब अब पॉकेट वीटो क्या होता है? इसके तहत मान लीजिए कोई जो है, मान लीजिए कोई एक तरह से मान लीजिए संसद के द्वारा कोई एक बिल भेजा गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जी ने उसको ठंडे बस्ते में रख लिया, मान लीजिए उसको पॉकेट में रख लिया एक तरह से कहें तो, यानी कि उसको उठा के रख दिया अलग, उस बिल को कहीं भी रख दिया। अब ये जगह तो पता ही नहीं है, लेकिन पॉकेट वीटो इसलिए कहा गया कि मान लीजिए उसको जेब में रख लिया और उस पर कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, क्योंकि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है इस समय अंतराल के अंतर्गत जो है इसका जवाब देंगे, यानी कि कोई समय सीमा निर्धारित की नहीं गई है। तो वो पॉकेट वीटो उसका मतलब उसको उठा के रख देगा, उस पर कोई ना तो उससे जवाब देगा ना उसको मना करेगा, उसको चुपचाप उठा के रख देगा। इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो। और इसका उपयोग अभी तक जो है केवल एक बार हुआ है, और वो भी किया था ज्ञानी जैल सिंह जी ने, और जो कि 1986 में किया था। और ये भारतीय डाक संशोधन विधेयक एक लाए थे राजीव गांधी जी, तो उस पर जो है इन्होंने ऐसा किया था, पॉकेट वीटो का जो है इस्तेमाल किया था। उसको उठा के रख दिया ठंडे बस्ते में, और सरकार जवाब तो मांग नहीं सकती, और ना ही कोई समय सीमा निर्धारित है जिसके तहत उस पर राष्ट्रपति जी पे कार्यवाही हो सकती है, यानी कि उसको एक तरह से मना कर देना, उसको खत्म कर देना। ये होता है पॉकेट वीटो। अब बात करते हैं हम जो है आपातकालीन शक्तियों के बारे में, क्योंकि सामान्य शक्तियां कौन कौन सी हो गई? कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्ति, इसके साथ साथ वीटो शक्ति। अब इसके बाद बात करते हैं जो आपातकालीन शक्तियां हैं। आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहला तो राष्ट्रीय आपात का जो उल्लेख है वो 352 में है। तो सबसे पहले बात कर लें, आपातकालीन शक्तियां 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी हो गई? राष्ट्रीय आपात हो गया, और इसके साथ राष्ट्रीय आपात के बाद एक हो गया राष्ट्रपति शासन, और तीसरा हो गया वित्तीय आपात। तो राष्ट्रपति आपात दोस्तों अभी तक 3 बार लग चुका है। इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 352 में है। इसके तहत यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रपति को मतलब ऐसा लगेगा कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में सुरक्षा संकट है, भारत के जो है किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा का संकट है, या फिर यानी कि युद्ध के जो है आसार लग रहे हैं, या फिर बाह्य आक्रमण कोई हो गया, या मान लीजिए कुछ लोगों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया, तो इसके तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अब तक 3 बार जो है आपातकाल लग चुका है। 1962 में आक्रमण के तहत, जबकि चाइना से हुआ था युद्ध, और 1971 में हुआ था, है ना, पाकिस्तान से, और इसके बाद 1975 में कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन जो है 1975 में इंदिरा गांधी जी जो है प्रधानमंत्री थी, तब ये जो है आपातकाल लगा था। तो ये 3 बार अब तक लग चुका है राष्ट्रीय आपात। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है ना। ये जो है राज्यपाल के आवेदन पर, यानी राज्यपाल अगर राष्ट्रपति जी से कहता है, क्योंकि आप जानते हैं राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति ही जो है नियुक्त करता है राज्यों में, अपने जो है एक तरह से मान के चलिए अपने
मतलब उस राज्य की जानकारी के लिए, यानी उस राज्य को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से राज्यपाल को राष्ट्रपति ही जो है नियुक्त करता है, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के ही जो है अंडर में काम करता है एक तरह से। तो अगर राज्यपाल कहेगा कि यहाँ पे जो है संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो गया है ना, तो इस आधार पे जो है राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 356 में दिया गया है। इसके बाद वित्तीय आपात दोस्तों अब नहीं लगा है, आज तक नहीं लगा है भारत में। और वित्तीय आपात कब लगता है? जब संघ या राज्य क्षेत्र में वित्तीय स्थायित्व या फिर मान के चलिए वित्तीय संकट आ जाता है। तो वित्तीय आपातकाल इसमें दोस्तों श्रीलंका में जो है ऐसी स्थिति हुई कि वहाँ पे जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया। उसके साथ साथ वहाँ पे जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, क्योंकि अब जब विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा तो हम बाहर से कोई सामान आयात कर नहीं सकते। और जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए अब आज के समय में जो परिवहन के लिए ज़्यादातर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, है ना, उनको जो हम बाहर से ही मंगवाते हैं। तो इसलिए जो है विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की वजह से वहाँ पे जो है एक तरह से वित्तीय संकट आ गया। उसकी वजह से वहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगा। लेकिन भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है और इसका उल्लेख 360 में दिया गया है ना, वर्णित है आर्टिकल 360 में संविधान के। तो चलिए बात ये हो गई जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, सामान्य शक्तियाँ यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो ये था बस दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए दोस्तों वीडियो को जो है शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वीडियो में साथ बने रहने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।